नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण के बारे में। जो टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 15 प्रश्न जो लिए गए हैं सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि 5 जुलाई को एकदम होने वाला है हमारा पेपर, तो हमें एकदम तैयार रहना है, हर सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम हर बार की तरह आप लोगों को बता दें कि आज जो आप लोगों का टारगेट 20 प्रश्न न होके 15 प्लस रखा गया है। इसमें से आप लोगों का टारगेट 12 प्लस रहेगा। ठीक है, तो 15 में से आप लोगों का कितना सही होता है आज हम देख लेंगे अपने प्रश्नों में, कि जान लेंगे कि आज आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कह दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और अधिक अधिक भाई बहनों का इसमें लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न को। दिख रहा है कि किस शिक्षा आयोग ने पहली बार शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाने पर जोर दिया। पहला कह रहा है कि मुदालियर आयोग ने, दूसरा कह रहा है कि कोठारी आयोग ने, तीसरा कह रहा है कि हंटर आयोग ने, चौथा कह रहा है कि सैडलर आयोग ने। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर पहले का क्या होगा। तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोठारी आयोग ने ही सर्वप्रथम पहली बार शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देने की बात कही थी। ठीक है, तो पहले का हमारा आंसर होगा दूसरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आज 15 प्रश्न लिए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 60 के प्रश्न लिए गए हैं और आप लोग नोट बनाते चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि हेनरी फेओल ने प्रबंधक के कितने घटक बताए हैं, यानी प्रबंधन के कितने घटक बताए हैं हेनरी फेओल ने। ठीक है, पहला कह रहा है कि 2 घटक बताए हैं, दूसरा कह रहा है कि 4 घटक, 5 घटक, 6 घटक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा दूसरे का। तो दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा 5 घटक बताए हैं। ठीक है, हेनरी फेओल ने प्रबंधन के 5 घटक बताए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न ये करा है कि डेस्क पर लगभग कितने अंश का ढाल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो डेस्क होता है हमारा, डेस्क होता है, इस पे कितने अंश का ढाल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला करा है कि 15 अंश, दूसरा करा है 20 अंश, तीसरा करा है 25 अंश, चौथा करा है कि 35 अंश। तो जल्दी से बताइए कि क्या होना चाहिए ढाल। ठीक है, तो डेस्क पर जो बना होता है डेस्क हमारा, उस पर पुस्तकें रखी जाती हैं, उस पर नोट लिखे जाते हैं, तो उसका ढाल क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 15 अंश होना चाहिए, 20 अंश होना चाहिए, 25 अंश होना चाहिए, या फिर 35 अंश। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरे का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, 15 अंश होना चाहिए। अगर अधिक होगा, अगर 15 अंश से ऊपर होगा तो हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 अंश रखा जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, 25 अंश रखा जाएगा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, और अगर 30-35 रख दिया जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा जो है 15 अंश हमारा तीसरे का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है कि शिक्षा का तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना। ये कथन किसका है। ये देखिए प्रश्न हर बार पूछा जाता है और हर प्रश्नों में पूछा, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, चाहे बाल विकास हो, चाहे पर्यावरण हो, ठीक है, चाहे आपका गणित शिक्षण हो जाए या संस्कृत हो जाए या फिर हिंदी हो जाए, सब में प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो आप बताइए कि जो हमारा शिक्षा का तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य, यानी जो हमारे अंतर्निहित यानी हमारी शक्तियाँ हैं उसको बाह्य जगत यानी जो हमारे बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ये किसने कहा था। रूसो ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। तो चौथे का आंसर जल्दी से बताइए किसने कहा था। तो चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जो शिक्षा होता है इसे अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, तो हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे आप लोगों को ऐसे प्रश्न जो हैं आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को सीटेट में हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के वेग वेग भावनात्मक पक्ष का सही क्रम क्या है। यहाँ पे देखिए ब्लूम के वर्गीकरण जो भावनात्मक पक्ष है उसका सही क्रम क्या उन्होंने रखा था। पहला कह रहा है कि अनुमूल्यन, अनुक्रिया, अभिग्रहण, संगठन और विशेषीकरण, और दूसरा कह रहा है कि अभिग्रहण, संगठन, स्वाभाविकरण और अमूल्यनकरण और विशेषता। तीसरा कह रहा है कि अभिग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन और यहाँ पे संगठन, विश्लेषण। और चौथा कह रहा है कि विश्लेषीकरण, और यहाँ पे कह रहा है कि अनुक्रिया, संगठन, अनुग्रहण और अमूल्यन। तो जल्दी से बताइए पांचवें का आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा पांचवें का। तो पांचवें का आंसर होगा हमारा
तीसरा, ठीक है। अभिग्रहण पहले करेगा, फिर अनुक्रिया करेगा बालक, फिर इसके बाद अनुमूल्यन करेगा, संगठन करेगा, फिर विशेषीकरण करेगा, ठीक है। तो हमारा पाँचवा का आंसर होगा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न 1 या 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षण के अनुमूलन शंकु की संकल्पना किसने दी थी, ठीक है। अनुमूलन, यहाँ पे अनुमूलन होगा। अनुमूलन शंकु की संकल्पना किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था, एडम्स ने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था, फिर महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, महात्मा गांधी जो हमारे थे, इनका कोई तात्पर्य नहीं यहाँ पे है, इन्होंने हिंदी भाषा में इनका जोर दिया था। और अब बताइए 3 बचे हैं, तो 3 में से कौन सा सही है, ठीक है। जॉन डीवी ने जो थे, ये हमारे जो थे, इन्होंने बाल मनोविज्ञान पे अपना महत्व दिया था, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान पे एडम्स भी दिया था। अब बचा कौन हमारा? एडगर डेल ने, ठीक है। तो इन्होंने ही कहा था कि जो अनुमूलक संख्या का संकल्पना इन्होंने ही दिया था, एडगर डेल ने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस स्तर पे होती है। यहाँ पे देखिए, अवरोध यानी जो रुकावट की होती समस्या होती है, वो अधिकतर किस स्तर पे होती है? प्राथमिक स्तर पे होती है, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पे होती है, या फिर माध्यमिक पे, या फिर उच्च पे? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 7वें का, ठीक है। तो 7वें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो 7वें का आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे बालक होता है, अगर उसको सही शिक्षा, सही दिशा न दिया जाए, तो बालक जो होता है अपने लक्ष्यों से भटक जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर हमारा 7वें का पहला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवनोपार्जन किस आयोग ने पहली बार माना था? जो शिक्षा का आयोग है, उसका उद्देश्य जीवनोपार्जन है, ये किस आयोग ने पहली बार माना था? तो पहला करा है कि मुदालियर आयोग ने, दूसरा करा है कोठारी आयोग ने, तीसरा करा है कि हंटर आयोग ने, और चौथा करा था यशपाल समिति ने। तो अब आप बताइए कि 8वें के आंसर क्या होगा हमारा, क्योंकि आपने ऊपर ही देखा था एक कोठारी आयोग का जो संरक्षण था, उसमें बताया गया था, उसी से अंतर्गत ये भी है। तो अब आप बताइए कि 8वें का आंसर क्या होगा। तो 8वें का आंसर होगा हमारा, 8वें का आंसर सभी लोग कमेंट करिए। तो 8वें का आंसर होगा हमारा दूसरा होगा, कोठारी आयोग ने ही शिक्षा पे अधिकतर बल दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है जीवनोपार्जन होता है, ठीक है, यानी व्यावसायिक होता है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा से लिया गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा में शुल्क किस स्तर पर लिया जाता था? जो शुल्क था, जो उनसे धन की उपार्जन किया जाता था, वो किस स्तर पे लिया जाता था? प्राथमिक स्तर पे लिया जाता था, उच्च स्तर, या दोनों, या फिर दोनों में नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा 9वें का। तो 9वें का आंसर बताइए कि क्या होगा। 9वें का आंसर क्या होगा? बौद्धकालीन शिक्षा में शुल्क किस स्तर पे लिया जाता था? प्राथमिक स्तर पे लिया जाता था, या फिर उच्च स्तर पे, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हमारा 9वें का दूसरा होगा, ठीक है। उस स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे नहीं लिया जाता था, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे क्या होती थी, बालक जो होते थे पहले गतिविधियां सीखते थे, ठीक है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था, तो उनसे शुल्क के माध्यम से जो होता था, उनसे भिक्षा मंगाया जाता था, और उसे ही लिया जाता था, और जो जितने भी बालक थे संगठन में, उनसे शिक्षा ग्रहण कराया जाता था, और वही उनका शुल्क था कि वो जो थे कि भिक्षा मांगकर अपना शुल्क जो होते देते थे, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा जो होता है दूसरा सही है, ठीक है, 9वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का ऊपरी वस्त्र किसका बना होता था? ये देखिए वैश्य की बात किया है, ठीक है। तो किसका बना होता था? पहले कह रहा है कि काले हिरण की खाल से, दूसरा कह रहा है बकरे की खाल से, तीसरा कह रहा है कि धब्बेदार हिरण की खाल से, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का आंसर जल्दी से बताइए किसका बना होता था। यहाँ पे देखिए बात किया है कि वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है, इसमें वैश्य के ऊपरी वस्त्र जो थे किसका बना होता था? पहला कह रहा है कि काले हिरण की खाल से, दूसरा कह रहा है बकरे की खाल से, तीसरा कह रहा है धब्बेदार हिरण की खाल से, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। ये प्रश्न आप लोगों ने नहीं देखा होगा पहले, लेकिन इस प्रश्नों को ले लिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। जो बकरे की खाल होती थी, इससे इनका बना होता था, ठीक है, ऊपरी वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे देखिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने सोचा इसे रख लिया जाए। कह रहा है कि मकतब शब्द जो अरबी भाषा में लिखा गया था, इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखिए मकतब का
शब्द है जो उसको अरबी भाषा में लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। पहला कह रहा है कि पढ़ना लिखना, दूसरा कह रहा है कि भाषण देना, तीसरा कह रहा है कि खेलना, चौथा कह रहा है कि समय बर्बाद करना। इस प्रश्न को हमने मैराथन क्लास में आप लोगों के समझ से रखा था, जो 2 मैराथन पर्यावरण के लिया गया था, उसमें दूसरे पार्ट में आप लोगों को लिया गया था। और याद होगा कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसमें भी रख लिया है। तो बताइए जल्दी से कि 11वें का आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 11वें का। तो 11वें का आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है, पढ़ना लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़ना लिखना होगा, मकतब का शब्द जो होता है अरबी भाषा में लिया गया है, इसका अर्थ जो होता है पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्राबेल ने अपने खेल विधि में मुख्यतः किस खेल पर जोर दिया था। अब देखिए आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि फ्राबेल जो थे, इन्होंने खेल पे अपना नियम दिया था, यानी खेल द्वारा ही बालकों को सिखाया जाता है। लेकिन कौन से खेल पे बालक सीखते हैं, ये प्रश्न तो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्राबेल ने खेल विधि का जोर दिया था, लेकिन कौन से खेल पे। अब देखिए यहाँ पे करा कि आकृतियों का खेल, दूसरा करा लकड़ी के गुट्ठों का खेल, तीसरा करा गेंद का खेल और चौथा करा कि पहेलियों का खेल। तो जल्दी से अब बताइए कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब बताइए 12वें का आंसर क्या होगा। अब बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा गेंद खेल विधि से इन्होंने तात्पर्य रखा था। इनका जो फ्रावेल का खेल विधि था ये संबंधित था गेंद के खेल से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, प्लूटो से एक प्रश्न ले लिया गया है। कह रहा है कि प्लूटो की शिक्षा प्रणाली में सैनिक शिक्षा किस ईवीएस में शामिल की गई थी। जो सैनिक शिक्षा थी कौन सी ईवीएस में शामिल किया गया था, यानी किस स्तर पे। पहला कह रहा है प्राथमिक स्तर पे, दूसरा कह रहा है उच्च स्तर पे, तीसरा कह रहा है कि दोनों, चौथा कह रहा है कि दोनों नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। जो प्लूटो का शिक्षा प्रणाली थी, सैनिक शिक्षा प्रणाली, ये किस में लिया गया था, प्राथमिक स्तर पे, यहाँ पे कह रहा है कि उस स्तर पे, और तीसरा कह रहा है कि दोनों, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो प्राथमिक स्तर होता है, इसमें प्राथमिक पे जो होता है आपका जो होता है शैशवावस्था से लेके, बालक जो होता है शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था तक होता है। ठीक है, बाल्यावस्था तक होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राथमिक स्तर में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सैनिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो हमारा पहला जो होता है ये कट गया। ठीक है, तो बचा कौन हमारा। अब जब पहला कट गया तो तीसरा भी कट जाएगा हमारा। अब बचा दो, इनमें से कोई नहीं, या फिर उच्च स्तर, तो इनमें से तो कोई है क्योंकि शिक्षा प्रणाली दी जा रही है, तो हमारा चौथा भी कट गया। अब बचा कौन, उच्च स्तर, यानी सैनिक शिक्षा की बात की जा रही है। तो बालक का जो विकास होता है, बौद्धिक क्षमता होती है, ये उसका बढ़ना चाहिए, तार्किक शक्ति होनी चाहिए। उच्च स्तर पर जो बालक होता है उसकी तार्किक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, कितना भी हो प्राथमिक स्तर से उच्च ही होती है। तो इस आधार पर हमारा उच्च स्तर पर जो सैनिक शिक्षा ईवीएस में शामिल की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकृतवादी प्रकृति को कैसा मानता है, यानी प्रकृतवादी जो है प्रकृति को कैसा मानता है। अब बताइए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रकृतवाद जो था प्रकृति को कैसा मानता है, ईश्वरीय मानता था, धार्मिक मानता था, और स्वतंत्र मानता था, या फिर अनुशासनात्मक मानता था। तो 14वें का आंसर जल्दी से बताइए आप लोगों का क्या होगा। तो प्रकृतवाद जो होता है प्रकृति को क्या मानता है, प्रकृति जो होता है स्वतंत्र होता है, या फिर अनुशासन होता है, अनुशासन में रहने की बात करता है प्रकृति, या फिर धार्मिक बनाने की बात करता है, या फिर ईश्वरीय बात करता है, या फिर स्वतंत्र रहने की। तो जल्दी से बताइए स्वतंत्र होगा, ईश्वरीय होगा, या फिर धार्मिक होगा, या फिर अनुशासनात्मक होगा। तो जल्दी बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 14 का आंसर होगा हमारा स्वतंत्र होगा। ठीक है, जो प्रकृति होता है आपको बांधने की बात नहीं करता है। ठीक है, प्रकृति आपको मुक्त रखता है। ठीक है, आप पर्यावरण में कहीं भी घूम टहल सकते हैं। आपको प्रकृति कभी नहीं कहेगा कि आप एक ही स्थान पे रहिए, एक ही जगह रहिए, या फिर एक ही कार्य करिए। ठीक है, प्रकृतिवाद जो होता है यही इसी को महत्व देता है, यानी स्वतंत्रता को महत्व देता है। ठीक है, तो हमारा 14 का आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, तो याद रखिएगा इसका जो है आंसर आप ही लोगों को देना है। आज जो प्रश्न थे, ये प्रश्न की सीरीज जो थी ये 15 था, आप लोगों का टारगेट जो था 12+ था। ठीक है, तो बताइए 15वें का आंसर क्या होगा। द स्कूल ऑफ टुमारो किसकी पुस्तक है, द स्कूल ऑफ टुमारो किसकी पुस्तक है, टैगोर की थी, रूसो की थी, फ्रावेल की थी, या फिर जॉन डीवी की थी। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। द स्कूल ऑफ टुमारो किसकी पुस्तक थी, टैगोर की थी, रूसो की थी, फ्रावेल की थी, या फिर जॉन डीवी की थी। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा हमारा।
आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा कि रूसो ने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था, फ्रावेल ने दिया था, टैगोर ने। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें कि इसका आंसर, सभी का आंसर जो है आप लोगों को नीचे दिया गया है टेलीग्राम में, चैनल पे जल्दी ही दे दिया जाएगा। और आशा करते हैं आज के प्रश्न जितने भी थे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, जब तक पेपर ना हो जाए, और अच्छे से तैयारी करिए।